नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश के हर कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर खास उत्साह। विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ की बातचीत। कहा, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं मोदी की गारंटी वैन से। सुदूर पंचायत और गांव भी केंद्रीय योजनाओं से हो रहे हैं लाभान्वित। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में एक पायदान की छलांग लगाकर पहुंचा 7वें स्थान पर। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में लगातार 5 वर्ष में शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है भारत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को तमिलनाडु, चेन्नई और कांचीपुरम के पास चक्रवात मेघजॉम से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित लोगों से की बातचीत। कहा, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1110 करोड़ रुपए किए हैं आवंटित। प्रधानमंत्री स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। किसी भी तरह की सहायता देने के लिए सरकार तैयार। और अब समाचार विस्तार से। आइए सबसे पहले बात करते हैं संकल्प भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरे करने के लक्ष्य के साथ शुरू की जा रही है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील के गांव का रहने वाला हूँ। भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की ये योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2, AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हैरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से 5 व्यक्तियों को जोड़ने के लिए पूरा देश हर रोज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश जनपद के मुरादाबाद में भी इन दिनों हर रोज शहर से लेकर दूर दराज के गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथ पहुंच रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं से वंचित पात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
वहीं कई लोग योजनाओं का लाभ मौके पर ही पा रहे हैं। इन मौकों पर कई लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव के बारे में अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी भी सुना रहे हैं। मेरा नाम चमन सैनी है। मेरे पति का नाम बिंटू सैनी है। मैं रामलीला मैदान हटला सोनपुर की निवासी हूँ। मैंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में दर्जी ट्रेड में ट्रेनिंग हेतु का आवेदन किया था। विभाग द्वारा हमें 10 दिन की ट्रेनिंग कराई गई थी। पहले सिलाई मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। ट्रेनिंग के बाद अब मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पोषण कर सकूँ। और योगी और मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजनाएं शुरू की। मेरा नाम मधुबाला कश्यप है और मैं विकास खंड मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा ग्राम पंचायत मंगूपुरा है। मेरा समूह का नाम स्वयं सहायता समूह है, जिससे मैंने 10 महिलाओं को जोड़ा। जिन महिलाओं ने मुझे अध्यक्ष चुना, उसके बाद मैंने कुछ CLF से पैसा निकालकर कुछ उधार लेकर मैंने ब्लॉक में एक कैंटीन खोली है, जिससे मैं 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ। मेरा नाम कंचन है। मेरे पति का नाम श्री सूरजपाल सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गुरेठे में निवास करती हूँ। हमारा कार्य है मजदूरी दहाड़ी करना। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मनरेगा योजना के तहत गांव में होने वाले काम में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं अपने परिवार के साथ एक कच्चे झोपड़े में निवास करती थी। तभी मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन किया गया और प्रधानमंत्री जी ने हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और घर मिलने के बाद मेरा परिवार बहुत खुशी महसूस करता है। आवास के साथ साथ मुझे स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ है। मेरा नाम मीनू है। ग्राम गोट जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम जय माता है। आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैंने सन 2019 में काम किया था। समूह का 80 रुपये महीना बचत जमा की थी। सेल्फ से पैसे लिया कुछ और अपने पास से लगाया। तब मैंने डेयरी का काम करा था उसमें, और फिर मैंने उसका काम करा। बहनों को मैंने भैंसें दिलवाई थी, उनका दूध खरीदा। मैंने 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमा लेती हूँ। बच्चों को सही से पढ़ा लिखाती हूँ। घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर का ही काम करती थी खाली। तब मैंने डेयरी का काम करा था। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यात्रा में हिस्सा लिया। वो 2 लोग अलग अलग पंचायतों में यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों को साइकिल वितरित की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में कई सड़कों के नवीनीकरण का भी शिलान्यास किया। अद्भुत कल्पना, और ये कल्पना केवल मोदी जी की ही सोच और उनके विजन का नतीजा हो सकती थी। आमतौर पर आपने देखा है, हमने देखा, ज़रूरतमंद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थक जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी जी घर घर पहुँच रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को पहुँचा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को पहुँचा रहे हैं। यानी मैं तो कहूँगा मोदी सरकार आपके द्वार, और मोदी सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं घर घर पहुँच करके ये दरियाफ्त कर रही है, ये जानकारी प्राप्त कर रही है कि क्या आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना था, पक्का मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार की रचना होगी। यात्रा के दौरान विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में भी बताया। मेरा कच्चा मकान था और गिरने का डर था सर, और मोदी सरकार जी ने हमें जो मकान दिया है, 2 कमरे बनाए हैं सर। अभी हम बहुत खुश हैं और हमें राशन भी फ्री मिलता है सर। राशन भी फ्री मिलता है और हमारा जल जीवन जो मिशन का पानी है वो भी फ्री मतलब मिल रहा है। तो हम बहुत सेंट्रल सरकार से बहुत खुश हैं।
झारखंड के खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से विकसित भारत संकल्प यात्रा पर डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि पीएम मोदी की योजनाओं से देश के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारे साथ जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ एग्रीकल्चर विभाग के भी प्रभारी मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, किस तरीके से ये यात्रा प्रारंभ की गई? माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि कि खूंटी के पावन धरती से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक देश भर के लिए महत्वपूर्ण अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ ही पीएम जनमन के माध्यम से यानी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुभारंभ किया गया। तो इससे आप जो महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील देश के प्रधानमंत्री है, जो पीएम जनमन के माध्यम से जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां हमारी सरकार, हमारा कार्यक्रम, हमारी योजनाएं और उसे आत्मनिर्भरशील बनाए। ऐसे सोच के साथ आदिम जनजाति यानी जो वनरेबल प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसके लिए 24,000 करोड़ की योजना यहाँ से प्रारंभ किया। तो वहीं यहाँ से वैन को हरी झंडी दिखाकर हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सेल्फ कमिटमेंट होकर के हम सेचुरेशन मोड में कैसे अपने गांव को बना सके, इसके लिए और जो योजनाओं का लाभ मिला है उस योजना का पूरा लाभ हम सामूहिक रूप से इस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं कि ये एक योजना नहीं है बल्कि हमारे समृद्धि का आधार है। हमारी समृद्धि में ही देश का समृद्ध है और इसलिए हम सबको विकसित भारत संकल्प लेकर एक एम्बेसडर के तौर पे काम करना चाहिए कि हम अपने गांव के राजदूत हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाएंगे, हम ऐसे भारत बनाएंगे जो हमें गर्व होगा कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक नए तरीके से, एक नई सोच के साथ देश को विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने लेकर के आए और दिखा सके। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को तमिलनाडु में चेन्नई और कांचीपुरम के पास चक्रवात मिग्जोम से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तबाही से बहुत दुखी हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1,110 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि सेना, नौसेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF चक्रवात से प्रभावित लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह की सहायता देने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चक्रवात से प्रभावितों को 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि ये राशि राशन की दुकानों PDS के जरिए वितरित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि चक्रवात में जान बचाने वाले व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए की राहत मिलेगी। जिन लोगों की झोपड़ियां ध्वस्त हो गई हैं उन्हें 8,000 रुपए और जिनकी फसल बाढ़ में बह गई है उन्हें 17,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। जिन किसानों की दीर्घकालीन फसल और वृक्षों की क्षति पहुंची है उन्हें 22,500 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। जिन लोगों की फसलें बह गई हैं उन्हें 8,500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। गाय भैंस के नुकसान के लिए 37,500 रुपए और बकरी के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। काटामारन नौका के लिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर 50,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वल्लम नौका को आंशिक नुकसान होने पर 15,000 रुपए और पूरी तरह से नष्ट होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मशीनी नौका के लिए 7,50,000 रुपए और मछली जाल के नष्ट होने पर 15,000 रुपए देने की घोषणा की गई है।
इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 वर्ष से शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया जाता है। 90% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन्हीं देशों से होता है। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमेरिका 57वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार प्याज की किसी भी खेप का निर्यात तभी किया जा सकेगा जब इसकी लोडिंग प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले ही शुरू हो गई हो, शिपिंग बिल तैयार किया जा चुका हो, प्याज लोडिंग के लिए जहाज पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हैं और उनकी रोटेशन संख्या आवंटित हो चुकी हो। ऐसे मामलों में अगले वर्ष 5 जनवरी तक निर्यात किया जा सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। और आइए अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की और जान लेते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। शनिवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट मंडी में भाव चढ़े, वहीं खातेगांव मंडी में नरमी रही, जबकि मेहरौनी मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 8 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2750 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2800 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2545 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे 230 रुपए गिरकर 2315 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 दिसंबर को गेहूं 2200 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर डालें तो शनिवार को अलीगंज मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2510 रुपए। खैर मंडी में गेहूं 2530 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मुगराबाद शाहपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2450 रुपए पर हुए। गेहूं के उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 8 दिसंबर को धान का भाव रहा 1950 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1975 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 दिसंबर को धान का भाव था 2405 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 2390 रुपए पर हुए।
उत्तर प्रदेश की दातागंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 दिसंबर को धान 2600 रुपए पर बिका। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 8 दिसंबर को धान का भाव था 2183 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे में 73 रुपए की गिरावट आई और भाव 2110 रुपए पर आ गया। पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में धान के भाव की बात करें तो यहां 8 दिसंबर को इसका भाव था 2183 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2183 रुपए पर बना रहा। बात धान की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में खरीफ धान की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 1063.13 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। सतपुड़ा के पठारी इलाके में इस समय गेहूं और काबुली चने की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां चारा फसलों की बुआई भी कर लें। सतपुड़ा के पठारी हिस्सों में ही इस समय किसान गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। मालवा के पठारी इलाकों की बात करें तो यहाँ समय से बोई गई सरसों में निराई और विरलीकरण का काम करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं की बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करें। मालवा के पठारी इलाके में ही मटर की बुआई के अलावा खरीफ प्याज, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में मूली, गाजर, मेथी, पालक, लहसुन और प्याज की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ आलू की रोपाई कर लें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं जहाँ काबुली चना 30 से 35 दिनों की ही हो चुकी हो, उनमें सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी के किसान इस समय चना, काबुली चना और गेहूं की बुआई करें। विंध्य के पठारी इलाकों में अरहर को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ फिलहाल अरहर और मसूर में सिंचाई न करें। बुंदेलखंड में गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें। यहीं सरसों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में आलू की उन्नत किस्मों की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ रहने पर धान की कटाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में आलू की रोपाई के अलावा प्याज की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, मसूर, अलसी, कुसुम, कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, मक्का, सूरजमुखी और अन्य सब्जियों की बुआई जारी रखें। यही इस समय पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलजम, लहसुन और मटर की अगेती किस्मों की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान धान की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ मसूर, कुल्थी, चना, उड़द, तोरिया और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि हमारा अमृतकाल हमारा गौरवकाल बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी हिस्सा मानवाधिकारों के मामले में हमारे देश की तरह समृद्ध नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। विस्तार के बाद इस टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्रफल 21,094 वर्ग मीटर हो जाएगा और पीक आवर्स के दौरान 2100 यात्रियों और सालाना 30 लाख यात्रियों की सेवाएं दे पाएगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू मामले पर घिरी कांग्रेस लगातार इससे पल्ला झाड़ने में लगी है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि धीरज साहू का निजी व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय व राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम व लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज है। इसे लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम तय किए जाने की संभावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में पशुपेश अभी भी जारी है। पार्टी द्वारा 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में नैनीताल हाईवे पर भोजीपुरा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई। जनता दल सेक्युलर के संरक्षक एच.डी. देवेगौड़ा ने कर्नाटक प्रदेश इकाई अध्यक्ष सीएम इब्राहिम और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सी.के. नानू को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें निष्कासित किया गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी ने सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वन भारत साड़ी वॉकथॉन का उद्देश्य देश में हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।